तारीख थी 28 दिसंबर 1956। शिकागो। शाम के करीब 7:15 हुए थे। यहां पर बारबरा पैट्रिशिया के साथ अपनी मां लोरेटा के पास जाती हैं और उन्हें कहती हैं कि हमें पैसे चाहिए क्योंकि हम आज मूवी देखने जाने वाले हैं। लोरेटा ये बात सुनकर उन्हें मूवी जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि एक तो बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी और दूसरा वो ये मूवी जो देखने जाने वाली थी करीब 10 बार पहले भी देख चुकी थी। अब 11वीं बार वो ये मूवी क्यों देखना चाहती थी ये बात तो लोरेटा भी समझती नहीं और कहती है कि तुम दोनों आज बाहर नहीं जाओगी। लेकिन यहाँ पर इन दोनों लड़कियों के विंटर वेकेशन चल रहे थे और साथ में पैट्रिशिया का 3 दिन के बाद जन्मदिन भी था। तो उनकी मां लोरेटा कहती है कि चले जाओ लेकिन अच्छे से मोटे कपड़े पहनोगे और साथ में रात को 11:30 बजे जब फिल्म खत्म होगी तो सीधा तुम घर आओगे। तो इस बात को लेकर दोनों मान जाती हैं और वो मूवी के लिए उन्हें $2.5 देती हैं, जिसमें मूवी की टिकट दोनों के लिए और कुछ खाने के लिए और साथ में बस का जो किराया था वो इसे $2.5 में कवर हो जाएगा। अब शाम को 7:30 बजे माँ अपनी बेटियों को बस में बिठाकर खुद घर चली जाती है और उसकी बेटियां मूवी देखने के लिए चली जाती हैं। लोरेटा घर आकर घर का कुछ काम करती है और अपने बाकी बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए बनाती है। ऐसे ही करते करते रात के 11:30 हो जाते हैं लेकिन अभी तक उसकी बेटियां वापस नहीं आई थी। वो सोचती है चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगी। इसके बाद 11:45 पर माँ अपने 2 बच्चे, एक बेटी टेरेसा और दूसरा लड़का जोए, दोनों को भेजती है बस स्टॉप पर जो कि उनके घर के पिछली गली में ही था, बहुत पास में था। वो दोनों फटाफट जाते हैं, वहां पर वेट करते हैं अपनी दोनों बहनों का क्योंकि वो भी आने वाली थी। ऐसे ही टाइम निकलता जाता है, करीब 12:30 हो जाते हैं। वो दोनों बच्चे भी अभी तक वापस नहीं आए थे और जो लड़कियां मूवी देखने गई थी वो भी वापस नहीं आई थी। मां लोरेटा जाती है फटाफट बस स्टॉप पर और वहां पर देखती है कि उसके 2 बच्चे तो खड़े हैं, टेरेसा और जॉय। वो उससे पूछती है कि तुम्हारी बहनें कहां पर हैं, वो आई नहीं। तो वो दोनों बताते हैं कि अभी 3 बस तो निकल चुकी हैं लेकिन तीनों को अच्छे से चेक किया, उनमें दोनों बहनें नहीं थी। पता नहीं वो कहां पर है अभी, पता नहीं वो इतना लेट क्यों हो गई। माँ को बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। आधा घंटा वो भी खुद वेट करती है लेकिन आधे घंटे बाद 1 बजे वो रात को जाती है पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट लिखवाने के लिए। वहां पर जाकर वो सारी चीजें बताती है और इसी रिपोर्ट के साथ शुरुआत होती है एक ऐसे केस की जिसके अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने कभी सोचा नहीं था। This is an infamous cold case. It has gone unanswered for 60 years. What is it about this case that still stands out in so many people's mind? साल 1956 अमेरिका के शिकागो में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक लेडीज थी जिसका नाम था लोरेटा। उसके 7 बच्चे थे और उसका अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो चुका था। उन 7 बच्चों में से 2 लड़कियों का नाम था बारबरा और पैट्रिशिया। बारबरा 15 साल की थी और पैट्रिशिया 12 साल की थी। दोनों पढ़ती थी लेकिन जो बारबरा थी, जो बड़ी बहन थी, वो एक फर्नीचर स्टोर पर पार्ट टाइम काम भी किया करती थी। दिसंबर का महीना, दोनों की विंटर वेकेशन चल रही थी और शिकागो बहुत ज्यादा ठंडा, रोज बर्फ पड़ती थी और लोग 5-6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। 28 दिसंबर 1956 शाम के 7:30 बजे हुए थे। दोनों बहनें मूवी देखने के लिए जाती हैं। मूवी का नाम था लव मी टेंडर और ये 10 बार इस मूवी को पहले भी देख चुकी थी। सिर्फ 1.5 महीना हुआ था इससे रिलीज हुए। इस मूवी का एक्टर था एल्विस प्रेस्ली। और प्रेस्ली की ये दोनों बहनें बहुत बड़ी वाली फैन थी, इस वजह से ये 10 बार तो मूवी देख चुकी थी लेकिन बार बार देखना चाहती थी। 7:30 बजे ये दोनों बहनें घर से बाहर निकल जाती हैं मूवी देखने के लिए। रास्ते में इन्हें इनकी फ्रेंड मिलती है डॉर्थी और उसकी 6 साल की छोटी बहन जेनेट भी इनके साथ थी। बाद में ये चारों मूवी थिएटर पहुंच जाती हैं। मूवी ये देखती हैं लव मी टेंडर और ये एल्विस प्रेस्ली की मूवी थी। मूवी थिएटर पहुंचने पर ये पहले पॉपकॉर्न लेते हैं और बाद में अपनी सीट पर बैठ जाती हैं। दोनों बहनें आगे बैठी थी और उसकी जो फ्रेंड थी डॉर्थी और उसकी बहन जेनेट पीछे बैठी हुई थी और ये मूवी को काफी एंजॉय करते हैं। ये मूवी एक डबल फीचर थी, मतलब कि यहाँ पर इनको 1 टिकट लेनी थी और थिएटर वाले इनको 2 फिल्में दिखाने वाले थे।
अगर आप बीच में दूसरी फिल्म नहीं देखना चाहते तो आप छोड़ कर जा सकते हैं। अगर आप दोनों देखना चाहते हैं तो आप दोनों देख सकते हैं। रात के 10:30 बजे डॉर्थी अपनी बहन को लेकर वहां से चली जाती है क्योंकि वो दूसरी फिल्म नहीं देखना चाहती थी। और उस समय दोनों बहनें यानी कि बारबरा और पैट्रिशिया के साथ कोई नहीं था। वो दोनों बैठती हैं और दूसरी फिल्म भी देखना शुरू कर देती हैं। ये जो दूसरी मूवी थी ये भी 11:30 बजे के आसपास खत्म हो जानी थी, लेकिन रात के 1 बज चुके थे। अभी तक दोनों बहनें घर नहीं आई थी। तो खैर दूसरी तरफ जब लोरेटा पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाती है, पुलिस वाले लोकेशन को जानने के बाद हैरान हो जाते हैं और फटाफट इस केस पर काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जिस लोकेशन पर ये लड़कियां गई हुई थी वहीं पर कुछ समय पहले ही 3 लड़के जिनकी एज भी इनकी तरह सेम थी, 12, 13, 14, 15, वो मारे जा चुके थे। इस वजह से पुलिस वाले थोड़ा सा इस मामले को सीरियस लेते हैं और फटाफट से उन दोनों लड़कियों को ढूंढने के लिए अपनी टीम भेज देते हैं। इस सर्च ऑपरेशन में पुलिस थिएटर में, थिएटर के बाहर, अंदर, आसपास मॉल में, जितने भी आसपास और भी जगहें थी सभी पर उन दोनों बहनों को ढूंढती है, लेकिन वो दोनों नहीं मिलती। अगली सुबह पुलिस जाती है बस ड्राइवर के पास और उनसे पूछती है क्या रात को ये 2 लड़कियां वापिस आई थी और क्या तुम इनके बारे में कुछ भी जानते हो। तो वो आदमी पुलिस को बताता है कि रात के करीब 11:30 बजे के आसपास मैंने इन दोनों लड़कियों को इनके होम टाउन में, जो कि अभी आपने मुझे बताया, वहां पर उतार दिया था। अब पुलिस हैरान कि 11:30 बजे अगर वो यहाँ पर आ गई तो घर क्यों नहीं गई, बस स्टॉप तो बहुत पास में है। लेकिन एक आदमी जो कि थिएटर के आसपास ही कहीं काम करता था, उसने बताया कि रात को करीब 1 बजे मैंने दोनों बहनों को थिएटर के आसपास ही सड़क पर चलते हुए देखा। तो अगर वो थिएटर के आसपास 1 बजे वहां पर थे तो 11:30 बजे ये ड्राइवर कैसे उतार सकते हैं उनको। तो इस वजह से ये दोनों चीजें पुलिस को समझ नहीं आ रही थी कि क्या सही है क्या गलत है। एक रोजर नाम का आदमी पुलिस के पास आता है और उन्हें बताता है कि जिस समय ये दोनों बहनें फिल्म देख रही थी मैं भी उसी समय उसी थिएटर में वही मूवी देख रहा था, और जब मूवी खत्म हुई तो ये दोनों बहनें जस्ट मेरे पीछे ही थे और मैं इनके आगे चल रहा था। जब हम सड़क पर चल रहे थे तब आगे जाकर एक ब्लैक कलर की कार आती है और वो मेरे आगे से निकली और पीछे जाकर रुक जाती है। उस ब्लैक में 2 लड़के बैठे हुए थे और वो दोनों लड़के दोनों लड़कियों से बात करने लगते हैं और मुझे वैसे कुछ लेना देना नहीं था तो मैं आगे चला जाता हूँ। अब पुलिस को लगा कि आदमी सच बोल रहा या नहीं बोल रहा, तो पुलिस पूछती है चलो बताओ वो दोनों बहनें क्या बातें कर रही थी। तो वो आदमी एक एक लाइन बता देता है कि दोनों क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी। और जो डॉर्थी थी जो उनकी फ्रेंड उनके साथ गई थी वो भी कहती है कि हाँ ये आदमी सही बोल रहा है, ऐसा ही सब कुछ हुआ था। इसके बाद 2 दिन तक पुलिस को कुछ नहीं मिलता। नया साल आ जाता है, पूरी दुनिया नए साल की खुशी में होती है। एक आदमी आता है पुलिस स्टेशन में और पुलिस को कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो कहता है कि 29 दिसंबर को मैं एक गार्ड हूं तो सुबह सुबह अपनी जॉब पर जा रहा था। सुबह सुबह करीब 7 बजे मुझे 2 लड़कियां मिलती हैं। वो मेरे से एक पार्क की लोकेशन पूछ रही थी और वो दोनों लड़कियां कोई और नहीं ग्रीम सिस्टर ही थी। पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। वो कहता है कि मुझे उनके बारे में पता ही नहीं था कि वो कौन है और मुझे थोड़ी पता है कि आप उन्हें ढूंढ रहे हो। अब पुलिस वाले हैरान होते हैं कि दोनों बहनें घर क्यों नहीं आ रही। वो लोरेटा से इस बारे में बात करते हैं कि कहीं लड़कियां भाग तो नहीं गई। लोरेटा साफ साफ मना कर देती है कि ऐसी कोई बात नहीं। और दूसरी बात, पैट्रिशिया का जन्मदिन था, वो कहती थी कि मैं आऊंगी, शॉपिंग करने जाऊंगी, ये करेंगे, और भागने का कोई सवाल नहीं है क्योंकि उनके पास ना तो कपड़े हैं और ना ही पैसे, तो बिना इन चीजों के वो कैसे भाग सकती हैं। 22 जनवरी 1957। जनवरी के पूरे महीने में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही थी, ठंड बहुत ज्यादा थी। एक आदमी जिसका नाम लियोनार्ड प्रीस्कोट होता है, वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था। वो अपनी जॉब से घर वापस जा रहा था। रास्ते में लाइट काफी कम थी और आसपास बिल्कुल बर्फ थी। जब वो घर की तरफ जा रहा था वो रोड के पास में एक अजीब सी चीज देखता है। वो थोड़ा सा रुककर उसकी तरफ ध्यान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो घर चला जाता है। और वैसे भी वो रास्ता काफी सुनसान रहता था। घर जाकर वो कपड़े चेंज करता है और बैठता है। फिर वैसे ही बातों में अपनी वाइफ को बताता है कि जब मैं घर वापस आ रहा था मैंने रोड के साथ में कुछ मैनिक्विन, कुछ पुतले पड़े हुए देखे। अब पता नहीं उन्हें यहाँ पर कौन फेंक गया और पता नहीं क्या था वो। तो वाइफ कहती है कि यहाँ पर मैनिक्विन कौन फेंक सकता है। तो वो कहती है कि हमें जरूर वहां पर जाकर कुछ चेक करना चाहिए। तो वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठते हैं और उस जगह को चेक करने के लिए जाते हैं। वहां पर पहुंचकर उस आदमी की वाइफ गाड़ी से उतरती है और आगे जाकर देखने लगती है कि ये क्या चीज है। तो वो चिल्लाती हुई
वापिस आती है। दरअसल वहां पर बर्फ के ऊपर 2 लाशें पड़ी हुई थी और उन दोनों के ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं था और बर्फ की वजह से वो बिल्कुल जम चुकी थी। इस वजह से वो पुतले लग रहे थे। तो फटाफट पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। वहां पर पुलिस फटाफट क्राइम सीन पर पहुंचती है और सबसे पहले एक आदमी जोसेफ को फोन करती है। ये जोसेफ कोई और नहीं बल्कि ग्रिम सिस्टर यानी कि बारबरा और पैट्रिशिया का भाई था। जोसेफ जाता है और उन बॉडीज को देखकर रोने लगता है क्योंकि ये दोनों बॉडीज उसकी बहन बारबरा और पैट्रिशिया की थी। बॉडी बर्फ पर पड़ी हुई थी और बॉडी के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था और आसपास भी कोई कपड़ा मौजूद नहीं था। और दूसरी बात यह कि पुलिस ये सोच रही थी कि जिसने भी ये सब कुछ किया है, जिसने भी इन्हें मारा है, वो चाहता था कि इनकी बॉडीज मिल जाए। लेकिन अगर वो थोड़ा सा आगे इन बॉडीज को फेंक देता तो किसी को जल्दी पता नहीं चलता। बिल्कुल रोड के साइड में दोनों बॉडीज को रखा गया है। अब इन दोनों को देखकर पुलिस को लगता है कि इन्हें यहां तो मारा नहीं गया है, इन्हें कहीं और मारकर यहां पर बस ऐसे रख दिया गया है। अब उन दोनों बॉडीज को भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन पुलिस को एक फोन कॉल याद आता है। 15 जनवरी को पुलिस को एक शराब की दुकान से फोन आता है। यहाँ पर आदमी पुलिस को बताता है कि जिन 2 बहनों को तुम ढूंढ रहे हो वो दोनों मर चुकी है, अब उन्हें ढूंढना बंद करो, कोई और काम कर लो। वो पुलिस को कहता है कि मैंने उनकी बॉडीज को खुद देखा। पुलिस उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो अपनी पहचान बताने से मना करता है। वो पुलिस को कहता है कि मैं तुम्हें जगह बताता हूँ जहां पर मैंने उन्हें देखा। पुलिस ऐसे ही नोट कर लेती है। दरअसल पुलिस को बहुत ज्यादा फोन कॉल आ रहे थे इन दोनों लड़कियों के बारे में और काफी ज्यादा फेक थे, तो पुलिस इसे भी फेक मानती है और ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन अब जब बॉडीज मिल गई थी और जिस लोकेशन के बारे में उस आदमी ने फोन पर बताया था वो असली लोकेशन से मात्र 500 से 800 मीटर की दूरी में थी, बहुत पास में। अब पुलिस को लगता है कि ये क्या मामला है, इस आदमी ने शायद कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है। तो उसकी लोकेशन को ट्रेस करते हैं। उनके पास कुछ डेटा मौजूद था और पुलिस वाले उस आदमी तक पहुंच जाते हैं। वो 53 इयर्स ओल्ड एक आदमी था जिसका नाम था वॉल्टर। पुलिस उसे उठाती है और पूछती है बताओ तुम्हें जगह के बारे में कैसे पता। वो आदमी कहता है कि मेरा पूरा परिवार कुछ सपने लेता है और वो सच होते हैं, जो हमें सपने में आता है वो सही होता है। ऐसा ही मेरे दादा दादी सारों के साथ होता था, आज मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। हम साइकिक हैं। साइकिक वही होते हैं जिन्हें जो लगता है वो सच होता है। तो पुलिस वाले उससे अच्छे से पूछते हैं बताओ क्या बात है। तो वो कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा दारू पी रखी थी और मैंने ऐसे ऐसे कुछ बोल दिया, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे जो सपना आया मैंने आपको वही बताया। मुझे अब सच में वो दोनों मर गई हैं, क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। अब उसके खिलाफ कुछ एविडेंस तो पुलिस को था नहीं और वो सच में ऐसा ही लग रहा था कि आदमी ने कॉल किया और वैसे ही मजे मजे में बोल दिया और इत्तेफाक से वो लोकेशन थोड़ी आसपास मिली। दूसरी तरफ पुलिस पूरा ध्यान क्राइम सीन के ऊपर रखती है। वहां पर आसपास में कोई घर कुछ नहीं था, सिर्फ बर्फ ही बर्फ और कुछ शेल्टर घर थे। वहां पर जाकर पूछताछ करती है, पुलिस को कुछ नहीं मिलता। जितने हो सके फोरेंसिक सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो पुलिस को चाहिए थी वो थे कपड़े। उन दोनों लड़कियों के कपड़े कहीं पर भी मिल नहीं रहे थे। यहाँ पर एक पुलिस वाला एक अजीब चीज नोटिस करता है। वो बाकी पुलिस ऑफिसर को बताता है कि जो 3 लड़के मारे गए थे उसी लोकेशन में जिनकी बॉडीज बाद में मिली, उनकी बॉडी का भी कोई कपड़ा कभी नहीं मिला और उनकी बॉडीज भी ऐसे ही क्रिस क्रॉस स्टाइल में रखी गई थी। मतलब एक को सीधा लटाया गया था, दूसरे को उसके ऊपर क्रॉस कर और तीसरे को उसके ऊपर सीधा। सेम इसी तरह इन दोनों बहनों को भी ऐसे ही क्रिस क्रॉस करके लेटाया गया था। अब ये काफी अजीब चीज थी। अब पुलिस को लग रहा था शायद ये कोई अलग ही मामला है। दूसरी तरफ एक टैक्सी ड्राइवर पुलिस स्टेशन में आता है। पुलिस वालों को बताता है कि 28 दिसंबर की रात को मैंने उन दोनों लड़कियों को एक आदमी के साथ देखा था और वो आदमी एल्विस प्रेस्ली की तरह कुछ दिख रहा था और वो एक कार के पास खड़ा था उन दोनों लड़कियों के साथ। अगले दिन पुलिस उस आदमी को ढूंढ लेती है जिसकी टैक्सी ड्राइवर बात कर रहा था और उसका नाम था बेनी बेडवेल और वो 21 साल का था। अब टैक्सी ड्राइवर कंफर्म तो नहीं था, लेकिन वो कहता है कि हाँ लग तो कुछ यही रहा है और उसके बाल थोड़े थोड़े प्रेस्ली की तरह थे। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और उसे हिरासत में ले लेते हैं और उसके मालिक के पास जाते हैं जहां पर जिस रेस्टोरेंट में वो बेनी बेडवेल काम करता था। अब बेनी का मालिक कहता है कि हाँ मैंने इसे 2 लड़कियों के साथ देखा तो है। अब पुलिस और भी सबूत इकट्ठे करती रहती है और फिर 27 जनवरी पूरा शहर सो रहा था। सुबह सुबह एक खबर आती है कि ग्रिम सिस्टर
बारबरा और पैट्रिशिया का कातिल पकड़ा गया है, क्योंकि बैनी ने अपने कन्फेशन लेटर पर साइन कर दिए थे और उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसने ये सब कुछ किया है। पुलिस बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन उन्हें असली बात अभी पता नहीं थी। बैनी कहता है कि 30 दिसंबर को मैं और मेरा दोस्त विलियम और वो दोनों बहनें, हम चारों ने घूमना शुरू किया था और हमने बहुत मजे किए, हम बहुत घूमे, हमने बहुत दारू पी और हम स्किड रो में चले गए। देखो, स्किड रो एक जगह है जहां पर बहुत ज्यादा बार्स है, बहुत ज्यादा लोग नशा करते हैं और कुछ होटल है जो कि घंटे के हिसाब से मिलते रहते हैं। मतलब कुल मिलाकर कहें तो बहुत बदनाम जगह है। बैनी कहता है कि हम वहां पर रह रहे थे, हम चारों ने बहुत ज्यादा सेक्स भी किया। ऐसे ही करते करते हम बहुत मजे कर रहे थे। 7 जनवरी को हम चारों कार में मौजूद थे और हम किसी जगह पर जा रहे थे। हमने रास्ते में बहुत सारा दारू पी और साथ में हॉट डॉग्स भी खाए। इसके बाद में बैनी कहता है कि हमने उन लड़कियों से कुछ डिमांड की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तो मैंने मार मार कर उन दोनों लड़कियों को जान से ही मार दिया, बहुत पीटा, जिससे वो दोनों मर गई। अब वो मर गई, उन दोनों के कपड़े उतार कर उन्हें उस जगह पर फेंक दिया। कहानी में तो सब कुछ सही था, लेकिन फिर सामने आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों बहनों की मौत 28 दिसंबर, मतलब कि जिस दिन वो घर से निकली थी मूवी देखने के लिए, उसी समय 5-6 घंटे के अंदर ही हो गई थी। वो दोनों बहनें घर से स्वीट पोटैटो ये चीजें खाकर गई थी और उनके पेट में वही खाना मिला था। और जिस हॉट डॉग की और अल्कोहल शराब की बैनी बात कर रहा था, उन दोनों की बॉडी से ना अल्कोहल मिली और ना ही वो हॉट डॉग्स मिले। और दूसरी सबसे शॉकिंग बात ये थी, बैनी कहता है कि इन दोनों बहनों को मार मार कर, मतलब पीट पीट कर मार दिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों की मौत एक्सपोजर मतलब ठंड लगने से हुई है। ठंड की वजह से ये दोनों मर गई। अब ये पूरी बात बैनी की गलत हो गई थी। तो बैनी दरअसल ऐसा कर क्यों रहा था? दूसरी तरफ जिस बंदे का नाम बैनी ले रहा था वो विलियम था। विलियम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, हम 2 लड़कियों से मिले थे, लेकिन उसके बाद हम मिलकर घर चले गए और उसके बाद उन्हें कभी नहीं देखा। अब ये किन लड़कियों की बात कर रहा है और वो लड़कियां कौन थी, मुझे इसके बारे में नहीं पता। और आगे की पूरी कहानी ये अपने आप बनाकर बता रहा है। अब जिस दिन दोनों बहनों की मौत हुई थी, उस दिन बैनी नाइट शिफ्ट कर रहा था। जहां पर वो काम कर रहा था वहां से भी पूछा, तो भला ये कैसे उन दोनों को मार सकता है? तो बैनी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, उसे छोड़ना पड़ता है। जब बैनी बाहर आता है, उसे मीडिया वाले और बाकी लोग पूछते हैं कि तुम इतनी झूठी कहानी बनाकर क्यों सुना रहे थे? वो बताता है कि पुलिस वाले मुझे बहुत मारते थे, खाने के लिए कुछ देते नहीं थे और कहते थे कि तुम्हें ऐसे ही पीट पीट कर मार देंगे, तो तुम अच्छा है एक्सेप्ट कर लो। मुझे ना चाहते हुए भी ये झूठा कन्फेशन देना पड़ा। अब पुलिस के हाथ खाली, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। दूसरी तरफ पुलिस को एक चीज बहुत अजीब लगती है, वो ये थी कि इन दोनों को मारा किस तरीके से गया है। मारा इस तरीके से गया है कि इनकी बॉडी के ऊपर कोई चोट नहीं, ना गला दबाकर किसी भी तरीके से नहीं मारा गया, ना ही जहर दिया गया है, बल्कि ये ऐसे ही ठंड से मरी हैं। भला ये ठंड से कैसे मर सकती है? अगर जिंदा यहाँ पर इन्हें छोड़ा तो ये भागी क्यों नहीं? तो एक थ्योरी टाइप बनाई उन्होंने कि ऐसा कुछ हो सकता है कि मान लो ये कुछ खेल रही थी और उसके बाद में इनके दोस्तों ने कहा कि चल तुम फ्रीजर में बैठो और हम तुम्हें ढूंढेंगे। वो इन्हें फ्रीजर में बंद करते हैं और बाद में फ्रीजर को कर देते हैं बंद हमेशा के लिए, जब तक ये दोनों मर नहीं जाती। क्योंकि अगर किसी ने इन्हें जबरदस्ती मारने की कोशिश की तो बॉडी पर कोई निशान कुछ तो होता, लेकिन इनकी बॉडी पर कुछ नहीं था और इनके मरने का तरीका ही पुलिस को बहुत अजीब लग रहा था। इन्हीं उलझनों के बीच इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में काम करने वाला एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है। इसमें वो ऑफिसर बताता है कि जो बातें अभी चल रही है वो सारी की सारी झूठी हैं। इन लड़कियों की मौत 9 जनवरी को हुई थी, ना कि 28 दिसंबर को, और साथ में इन्हें फिजिकली मोलेस्ट भी किया गया और ये बात सबसे छुपाई जा रही है। अब दूसरी तरफ जो रिपोर्ट पब्लिक में थी उसमें तो मोलेस्टेशन का कोई भी नामो निशान नहीं था। इस तरीके से बैनी की शायद कहानी सच थी, लेकिन अगले ही दिन उस ऑफिसर को काम से निकाल दिया जाता है और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और इसमें कहा जाता है कि ये जो ऑफिसर था ये झूठ बोल रहा है, इसके कुछ रिलीजियस मोटिव है ये सब कहने के पीछे, इसे आप इग्नोर करो। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस के सामने ना कोई लीड, ना कोई सुराग, कुछ भी समझ उन्हें नहीं आ रहा था। अब मई का महीना आ जाता है। मई के महीने में लोरेटा को एक फोन कॉल आता है। उस फोन कॉल पर एक आदमी कहता है कि ये जो बारबरा थी तुम्हारी बेटी, इसके पैर की शेप बहुत अजीब थी, ये कैसे हुआ? अब ये सुनकर लोरेटा
थोड़ी हैरान होती है। अब आगे से वो आदमी कहता है कि देखो मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने तो बस इनके कपड़े ही उतारे थे। अब ये कहकर वो फोन को काट देता है। लोरेटा पुलिस वालों को ये सारी चीजें बताती है क्योंकि जो ये बारबरा का पैर था वो थोड़ा सा अजीब था और ये बात उसके घर वालों को और बहुत ही कम लोगों को, बहुत करीब के रिश्तेदारों को पता थी ये बात। भला उस आदमी को ये बात कैसे पता होगी? सितंबर 1958 एक बॉनी स्कॉट नाम की लड़की कई दिनों से लापता थी। पुलिस उसे ढूंढ रही थी और एक दिन जंगल में उसकी आधी बॉडी मिल जाती है और ये केस बहुत ज्यादा सनसनी में आ जाता है। जिस दिन बॉडी मिली थी उसके अगले ही दिन लोरेटा को फोन कॉल आता है। सामने से आदमी बोल रहा था कि एक और परफेक्ट क्राइम मैंने कर दिया और ये आवाज उसी आदमी की थी जिसने मई में फोन कर बताया था कि तुम्हारी बेटी का पैर कुछ ऐसा था। अब पुलिस वाले इस कॉल को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। बाद में जब उसे लड़की का कातिल पकड़ा जाता है, उसका नाम था चार्ल्स। जब इस आदमी के घर की तलाशी ली जाती है जहां पर पैट्रिशिया और बारबरा भी रहती थी, वहां के आसपास की बहुत सारी लड़कियों की इंफॉर्मेशन मिलती है, उनके कुछ नंबर वगैरह या उनके एड्रेस, नाम, किस स्कूल में क्या काम करती है, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी थी कि कौन कब कहां क्या करती है। अब ये बहुत अजीब चीज थी और वैसे भी शिकागो के उस समय की एक अलग ही बच्चों की कहानियां हैं। बहुत सारे ऐसे केस मौजूद हैं जो कि आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए भी मिलते हैं। खैर इतनी सारी चीजों के बाद लोरेटा सभी को कहती है कि आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिले मेरी बच्चियों के बारे में तो मुझे मत बताएं, पुलिस को बताएं। अब मैं नहीं चाहती इस केस को सुनना, मेरे बाकी बच्चे हैं, मुझे वहां पर भी ध्यान देना है। और उसने कहा कि जिसने भी मेरी बेटियों के साथ ये सब कुछ किया वो हमारा कोई अपना ही था, क्योंकि मेरी बेटियां अनजान आदमी के साथ कार में नहीं बैठेंगी और दूसरा किसी को इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी मेरी बेटियों के बारे में, ये कोई अपना ही था जो कि हम ढूंढ नहीं पाए। इन दोनों लड़कियों को अपनी लाइफ अभी शुरू करनी थी, ये छोटी थी, सिनेमा से इनका प्यार भी था, लेकिन एक रात मूवी देखना इनके लिए सब कुछ ही खत्म कर गया। आखिर क्या हुआ होगा इस केस में हम थ्योरी भी नहीं बना सकते क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये केस है। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ आप ये केस जरूर देखें, ये उसी जमाने का केस है लेकिन अमेरिका के एक अलग हिस्से का। और मेक श्योर आपने 1M शो को जरूर सब्सक्राइब किया।